प्यारे छात्रों, कक्षा 12 गणित में इस बार हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ। हम लोग अध्याय 1 पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक हमारा फलन है त्रिकोणमितीय फलन और उसका हमें प्रतिलोम फलन पढ़ना है। त्रिकोणमितीय फलन हम लोगों ने कक्षा 11 की क्लास में पढ़ा हुआ है। तुम लोगों को यदि याद होगा तो मैं याद दिला देता हूँ कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिसमें पहला है साइन फंक्शन, दूसरा है कोसाइन फंक्शन, हिंदी में भी लिख देंगे। तीसरा है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट फंक्शन। इसके बाद है चौथा कोटेंजेंट फंक्शन। पांचवा है सिकेंट और छठा है हमारा कोसिकेंट फंक्शन। यदि हम नाम लिखें, इसे ज्या फलन कहते हैं, यह कोज्या फलन है। सब पढ़ चुके हैं हम लोग। जिसे स्पर्शज्या, इसको स्पर्शज्या कहते हैं। स्पर्शज्या फलन इसे कहा जाता है। शॉर्ट में इसे हम साइन लिखते हैं, इसे हम कॉस लिखते हैं, इसे हम टेन लिखते हैं। यह क्या है जी? कोस्पर्शज्या इसको कहा जाता है। कोस्पर्शज्या फलन, या इसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्या? कॉट। ये होता है सिकेंट। सिकेंट को क्या कहते हैं जी? इसको हम सेक के नाम से जानते हैं। और कोसिकेंट है, इसे हम कोसेक के नाम से जानते हैं। कोट स्पर्शज्या, और उसको कॉट को। तो इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों को हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। जब हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा था इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों को, तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज पर पढ़ा था। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण हमारा 90 अंश का होता है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और एक कोण यदि हम लेते हैं कोई, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब कही जाती है, और जो शेष भुजा है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। उस आधार पर हमने बताया था कि साइन, ये कक्षा 9th 10 की बात है, तब हमने कहा था कि जो साइन होता है वह लंब बटा कर्ण होता है, कॉस हमारा आधार बटा कर्ण होता है, टेन हमारा लंब बटा आधार होता है, कॉट इस टेन का उल्टा होगा, सेक इस कॉस का उल्टा होगा, और कोसेक हमारा इस साइन का उल्टा होगा। इतना तो पढ़े हो ना। अब जब हम लोगों ने कक्षा 11 में जब इसी चीज़ को पढ़ा था, तो हम बताए थे कि हम एक वृत्त लेते हैं जिसे हम इकाई वृत्त कहते हैं, या यूनिट सर्कल कहा जाता है। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं? यूनिट सर्कल उसे कहते हैं जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी होती है? 1 होती है, 1 इकाई होती है। इस वृत्त को हम लोग कहते हैं कि यह जो वृत्त है हमारा इकाई वृत्त है। और फिर इस इकाई वृत्त के आधार पे हमने इस 6 त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन हम लोगों ने किया था कक्षा 11 में। ठीक, अभी हम लोग
जब संबंध और फलन हमने पढ़ा था तो वहाँ पर फलन के बाद हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम फलन, या जिसे कहा जाता है व्युत्क्रम फलन। दोनों नाम में कही है, इन्वर्स फंक्शन। यदि हम फलन की जगह पे त्रिकोणमितीय फलन कहें तो इसका इन्वर्स होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अर्थात इसका इन्वर्स, इसका प्रतिलोम इसके ऊपर इन्वर्स लगा करके लिखा जाएगा। अभी जैसा कि हम लोग उसमें पढ़े थे संबंध, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यदि f कोई फलन है जो a से b के बीच में परिभाषित है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, एक फलन हम ले लेते हैं इस तरह से, f फ्रॉम a टू b, और इस तरह से परिभाषित है कि f, इसमें हम अवयव ले लेते हैं a b c, और इसका अवयव ले लेते हैं हम 1 2 3। ठीक, f हमने मान लिया कि जो हमारा फलन है यह a से b के बीच में है, यहाँ a b c और यहाँ 1 2 3 है। हमने ये मान लिया कि जो फलन है f, उसके अंतर्गत यह a जो है 2 से जुड़ा है, b 1 से जुड़ा है और c हमारा किससे जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। यदि इस फलन के प्रकार की हम बात करेंगे तो ये जो फलन f है, चूँकि यहाँ कोई छूटा नहीं है तो अच्छादक हो गया, और सबका प्रतिबिंब अलग अलग है, इसका मतलब है यह एकैकी है। इसका मतलब है यह जो हमारा फलन है वह कैसा है, एकैकी आच्छादक फलन है। जब हम व्युत्क्रम फलन बता रहे थे तो वहाँ हमने बताया था, पिछले क्लास को याद करिए, तो वहाँ हमने कहा था कि यदि कोई फलन एकैकी और आच्छादक होता है तो इस फलन का हम व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन लिख सकते हैं, और यह जो प्रतिलोम फलन होता है वह इस फलन के ऊपर -1 करके लिखा जाता है। ठीक है, याद है। और तब परिभाषा कैसे बदल जाती है, तो यदि यह फलन a से b के बीच में है तो जो हमारा इन्वर्स वाला फलन है f इन्वर्स, वह अब पलट जाएगा, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, b से लेकर के a तक होगा। अब बाकी जुड़ने का काम वैसे ही होगा। जोड़ने का काम का मतलब है कि इसमें कितने अवयव थे, 1 2 3 3 अवयव थे। इस a में कितने अवयव थे, 3 थे। a b c, 1 किससे जुड़ा हुआ था, b से जुड़ा हुआ था, 2 किससे जुड़ा हुआ था, a से जुड़ा हुआ था, और 3 किससे जुड़ा हुआ था, c से जुड़ा हुआ था। तो यह जो फलन नया बना, यह पुराने वाले फलन का प्रतिलोम फलन कहा जाता है। ठीक है, ये कब लिखा जा सकता है, यह तभी लिखा जा सकता है जब हमारा जो फलन है, मूल फलन, वह फलन एकैकी और आच्छादक हो। ठीक, एक चीज़ और हमने बताया था, याद करिए कि यदि यह f इन्वर्स है, इसका कंपोजिशन लेते हैं इस f के साथ, तो एक आइडेंटिटी हमें संबंध मिलता है a पर। इसी तरह से यदि हम इन दोनों को बदल दिए थे, f कंपोजिशन f इन्वर्स लिखा था, तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन मिला था b पर। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। इसको भी याद रखिएगा कि इन्वर्स, किसी भी फलन का इन्वर्स फलन कब निकलता है, जबकि वह फलन हमारा क्या होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। यदि एकैकी आच्छादक है तो इस फलन का हम इन्वर्स निकालेंगे, यदि एकैकी आच्छादक नहीं है तो उस फलन का इन्वर्स हम नहीं निकाल पाएंगे। अभी हम बताएंगे कि क्यों नहीं निकाल पाएंगे। जैसे सपोज करिए यह एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं होता क्या होगा जी, एकैकी नहीं होगा तो क्या होगा, एकैकी नहीं होगा तो सपोज करो कि इसमें एक और अवयव है, यही जा करके इसको कैसे करें, इसको ऐसे कर दें कि मान लो कि यह b जो है इसी पर न जुड़ा हो करके और इसी पर 3 पर ही जुड़ा है। ठीक, तो ये एकैकी है नहीं है, एकैकी नहीं है, क्योंकि 3 जो है 2 जगह जुड़ा है।
जुड़ा है ना। अब ये बताओ, यदि 3 को 2 जगह हम जोड़ें, एक जोड़ दें सी पर और दूसरा जोड़ दें बी पर, ये वाला, कंफ्यूजन ना हो दिमाग में, यह हमारा बी है, यह हमारा ए है, यह 1 2 3, यह हमारा ए बी सी, 1 तो जोड़ा ही नहीं है, 2 जो है ए से जोड़ दें हम, और 3 को दोनों जगह जोड़ दें तो यह फलन होगा। फलन होगा जी। फलन के लिए 2 कंडीशन हमने बताया था। पहला कंडीशन इसमें छूटा हुआ नहीं है, छूटा नहीं है या छूटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह फलन हमारा आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो जब आच्छादक नहीं होगा तो इस फलन के लिए जो पहला कंडीशन वो संतुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर दूसरा संतुष्ट हो रहा है, दूसरा भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह फलन नहीं है। यह फलन कब नहीं हो रहा है? जबकि हमारा फलन एकाएकी और आच्छादक नहीं है। ठीक है जी। इसका मतलब है इन्वर्स, किसी भी फलन f का इन्वर्स या प्रतिलोम फलन कब हमें मिलेगा? जबकि दिया गया फलन क्या होगा? एकाएकी और आच्छादक होगा। ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। इसी पॉइंट को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब हमने साइन एक रिलेशन बताया था कक्षा 11 में, जब हम लोगों ने साइन की बात की थी कि साइन, उसका ग्राफ भी हम लोगों ने खींचा था। यह हमारा ग्राफ था साइन का। साइन जीरो का मान कितना होता है? 0 होता है ना। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 से। ठीक है, यहाँ ऐसे लेके चले जाओ, इधर भी ऐसे लेके चले जाओ। यह जो अपर सीमा है ये +1 होती है, और ये जो लोअर सीमा मैक्सिमम है वो कहाँ होती है? -1 होती है। मतलब साइन एक ऐसा फलन है, साइन एक ऐसा फलन है, यह r से r पर परिभाषित है। ठीक है, तथा इसका जो प्रांत होगा वह पूरा r होगा, और इसका जो परास या परिसर होगा वह +1 से लेकर -1 से लेकर के +1 होगा। यही ना होता है भाई। -1 से नीचे sin x का मान नहीं मिलता है, और +1 के आगे नहीं। हम जानते हैं ना कि sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, तब -1 से +1 के बीच में sin x का मान होता है। इसको ध्यान रखिए, इसको। ठीक है, हमारा साइन जो फलन है वह r से r में परिभाषित हुआ था, और इस r को यदि हम छोटा कर दें, r में ही यह एक रेंज है -1 से +1। यह हमारा पूरा r है। r का मतलब क्या हुआ? r का मतलब हुआ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जब हम साइन फलन की बात करते हैं तब पूरा का पूरा जो फलन है जिसका प्रतिबिंब हमारा -1 से +1 के बीच में ही आ रहा है, इसी में आ रहा है। इसके ऊपर नहीं मिल रहा है और इसके नीचे नहीं मिल रहा है। तो समझ रहे हो जी साइन फलन को? अब देखो, ये बताओ, ये जो साइन फलन है वह एकाएकी है? पहले से ये देख लो एकाएकी है कि नहीं है, अब फिर देखना कि आच्छादक है कि नहीं है। अच्छा चलो आच्छादक पहले बता दो, यह फलन आच्छादक है? जो साइन फलन है वह आच्छादक फलन है? बताओ, आच्छादक किसे कहते हैं? तो छूटा ना हो। बताओ, ये इतना बड़ा है और इमेज केवल इतने में मिल रही है, तो बाकी तो छूटे ही नहीं रहे हैं। बताओ, आच्छादक है कि नहीं साइन फलन? साइन जो फलन है, यह फलन चूँकि यह पूरा हमारा जो सह प्रांत है, हमने बताया था आच्छादक फलन के लिए कि जो ये प्रतिबिंब सेट है वह पूरा सह प्रांत के बराबर हो जाता है। और जब प्रतिबिंब सेट को हम परास कहते हैं, जब परास सह प्रांत के बराबर हो जाता है तब हम कहते हैं कि जो दिया गया फलन है वह क्या है? आच्छादक है। ठीक है, तो ये आच्छादक होगा कि नहीं होगा? साइन हमारा आच्छादक
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परास इतना है और हमारा सहप्रांत इतना है। तो इसमें ये जो पॉइंट ऊपर बचे हुए हैं ये तो छूट रहे हैं ना, ये तो किसी के प्रतिबिंब नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह जो साइन है यह आच्छादक नहीं है। क्या है? नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, एकैकी को एक बार चेक कर लेते हैं। एकैकी क्या होता है? एकैकी ये होता है कि यदि यहाँ हम कोई भी एक अवयव लें तो वह केवल एक जगह जुड़ा हो, वह दो जगह या दो से अधिक जगह जुड़ा हुआ न हो। ले लो यहाँ पर 0 डिग्री, नहीं यहाँ 0 ले लो, और यहाँ कोण ले लो 0 डिग्री और दूसरा कोण ले लो 180 डिग्री। साइन के साथ 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, तो यह 0 पर जाकर जुड़ेगा। और साइन से 180 का मान कितना होता है? 0, वो भी 0 होगा। हाँ 0 होगा ना, तो यह पाई भी कहाँ जाएगा? 0 पर जाएगा। तो अब देखो सहप्रांत का यह अवयव एक से अधिक जगह जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जो साइन फलन है वह एकैकी नहीं है। यह साइन फलन एकैकी भी नहीं है, नहीं है ना जी। और जब साइन आच्छादक नहीं है, एकैकी नहीं है, तो इसका इन्वर्स मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। हमने कहा है ना कि कोई फलन है यदि वह एकैकी आच्छादक होगा तभी उसका इन्वर्स मिलेगा, प्रतिलोम मिलेगा। क्योंकि हमारा साइन फलन आच्छादक भी नहीं है, एकैकी भी नहीं है, इसलिए इसका हमें प्रतिलोम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, तो पक्का हो गया कि इसका प्रतिलोम नहीं मिलेगा। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि कुछ टेक्निक ऐसा लगाएं जिससे कि यह जो हमारा साइन फलन है वह आच्छादक भी हो जाए और एकैकी भी हो जाए, तब जाकर के इसका इन्वर्स हमें मिल सकता है। मिल सकता है ना। अब हम उसकी बात कर लें कि कैसे यह एकैकी आच्छादक होगा। इसको ध्यान रखना, इसको नोट कर लो लोग, हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ, फिर से हम चलते हैं, फिर से वहीं से शुरू करते हैं। इस r इतना बड़ा है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। आज छोटा हम इतना कर दे रहे हैं, साइन 1 कितने अंश का मान होता है जी? साइन कितने अंश का मान 1 होता है? 90 डिग्री। और साइन -1 होता है -90 डिग्री, हो जाएगा ना। तो हम इसको छोटा कर दे रहे हैं। इस साइन जो फलन है उसको हम फिर से परिभाषित कर रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच में, और यहाँ से केवल यहीं तक हम परिभाषित करें -1 से +1 तक। ठीक, अब देखो कोई रेपिटेशन नहीं है। यह -π/2 से π/2 के बीच में है, यह -1 से +1 के बीच में हमने साइन को परिभाषित किया। तो अब जा कर के ये जो साइन है हमारा एकैकी भी होगा और यह साइन हमारा क्या हो जाएगा? आच्छादक भी होगा। देख लो, हमने क्या कहा था, ये पूरा तो हमारा प्रतिबिंब मिल ही रहा है, इसके ऊपर का हम काट के हटा दिए, इसके नीचे का काट के हटा दिए, तो ये तो पूरा हमारा प्रतिबिंब मिल गया। पूरा प्रतिबिंब मिल गया माने इसमें से कोई छूटा हुआ नहीं है, और जब छूटा नहीं है तो ये फलन हमारा क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। अब एकैकी की बात हम करते हैं। एकैकी क्या होता है कि यहाँ एक हम यदि कोई अवयव लेते हैं -1 से +1 के बीच में, तो वह केवल एक ही जगह जुड़ा है। चूँकि हमने क्या किया है, पूरा जो हमारा 0 से 60 डिग्री था उसको हमने कम करके -π/2 से π/2 के बीच में छोटा कर दिया है। ठीक है। अब इसमें कोई भी दो कोण ले लो, दो कोण यदि हम लेते हैं तो उसका मान इसके बराबर कभी नहीं होगा। देख लो, कोई भी दे दो, -60 ले लो, +60 ले लो। -60 का मान या ये ले लो, -30 डिग्री ले लो और +30 डिग्री ले लो। बताओ, -30 साइन -30 का मान -1/2 होगा और साइन +30 का मान 1/2 होगा। दोनों अलग अलग हुए कि एक ही हो गए? ये तो अलग अलग हुए, एक तो नहीं ना हुए। तो जब एक हो तो इसी तरह से -90 से +90 के बीच में कोई भी कोण यदि हम लेते हैं साइन के साथ,
तो सबकी प्रतिबिंब क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हम कह देंगे कि इस प्रांत पर और इस परास पर जो हमारा साइन है वह एक एकैकी और आच्छादक फलन है। तब इस प्रांत और इस परिसर पर या सह प्रांत पर इसका प्रतिलोम हमें मिलेगा और इसका जो प्रतिलोम होगा वह इसके साइन के ऊपर इन्वर्स करके लिखा जाएगा। ठीक है, अभी हमने उधर पीछे बताया था कि यदि एफ ए से बी के बीच में है तो इसका जो इन्वर्स होगा वह बी से ए के बीच में होगा। अभी बताए थे ना पीछे। तो बताओ, साइन इनवर्स जो फलन है यह साइन का प्रतिलोम है और साइन हमारा -π/2 से π/2 पर परिभाषित है। तो साइन इनवर्स किस पर परिभाषित होगा, यह इस पर परिभाषित होगा। कहाँ से, -1 से +1 और -π/2 से +π/2 पर परिभाषित होगा। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है। थोड़ा सा रुक दो। साइन फलन है, इसका प्रांत होगा -π/2 से π/2 और इसका परास होगा -1 से +1। जब हम इसका इन्वर्स लिखेंगे, जब साइन का प्रतिलोम लिखेंगे तो यह साइन इन्वर्स कहा जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी फलन का जो प्रांत होता है उसके इन्वर्स का वह परास बन जाता है। इसका यह परास होगा और यह क्या होगा, प्रांत होगा। साइन का प्रांत क्या है, -π/2 से +π/2। साइन का रेंज क्या है, -1 से +1 है। जब हम साइन इन्वर्स कहेंगे तो साइन इन्वर्स का अपप्रांत होगा -1 से +1 तथा इसका जो प्रांत होगा, इसका साइन इन्वर्स का जो परास होगा वह -π/2 से +π/2 के, ठीक है, बराबर होगा। अब परिभाषित कैसे होगा, जब हम साइन देखते हैं, साइन जब किसी कोण थीटा पर ऑपरेट करे और वह x मिले तो जो साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स x, वह इस x पर ऑपरेट करेगा और मिलेगा क्या, हमारा थीटा मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देख लो, यह x क्या है, यदि हम यहाँ देखें x मान है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है ना, x कोई रियल वैल्यू हो गया। इस थीटा का मान क्या मिलेगा, थीटा का मान मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, उसमें -π/2 और π/2 भी आएगा तो हम कहेंगे -π/2 से π/2 तक, ठीक मिलेगा। जब इस थीटा का मान, जब थीटा का मान -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो कहा जाता है कि यह थीटा का मुख्य मान है। क्या है, थीटा का मुख्य मान है। किसके लिए, इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, इन्वर्स के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, साइन इन्वर्स एक -1/2 ही ले लो या प्लस ही ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हम जानते हैं कि साइन जो है पहले में और दूसरे दोनों में प्लस होता है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 होगा और साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2 होगा ना। लेकिन यदि हम उस कोण को लेते हैं जो -π/2 से π/2 के बीच में है, इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं, तो जो कोण मिलता है उसको कहा जाता है कि इसका मुख्य मान होगा कौन सा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वह इसके बीच में आता है। 150 इसके बीच में
नहीं आता है। तो जब हम मुख्य मान की बात करेंगे, साइन इनवर्स के मुख्य मान की बात करेंगे, तो साइन इनवर्स का मुख्य मान हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में लिया जाएगा। हाँ ठीक है, देख लो, ये हमने जो त्रिकोणमितीय फलन है, इन त्रिकोणमितीय फलनों को हमने क्या किया है, एकाएकी और आच्छादक बनाने के लिए उसके प्रांत को हमने छोटा कर दिया है और सह प्रांत को भी हमने छोटा कर दिया है। ये सारे त्रिकोणमितीय फलन अब नए सिरे से हमने परिभाषित किया है ताकि यह हमारा जो त्रिकोणमितीय फलन हो एकाएकी और आच्छादक हो जाए। ठीक है, उसके लिए जैसा कि हमने इसके पहले बताया था कि साइन का प्रांत -π/2 से π/2 रख रहे हैं, तब उसका परास -1 से 1 रखना पड़ेगा। इसी तरह से जो कॉस है उसका प्रांत हम 0 से पाई रखेंगे, तब जा कर के यह जो कॉस है वह एकाएकी और आच्छादक फलन होगा। इसी आधार पे हम इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का भी, त्रिकोणमितीय जो हमारे फलन हैं उनके भी हम प्रांत और परास को लिख सकते हैं। यह साइन है तो साइन इनवर्स का प्रांत क्या होगा बता दो लोग। अभी हम इसके पहले लिखे थे, प्रांत ये हो जाएगा, जो परास है वो प्रांत हो जाएगा और जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा, परास हो जाएगा। तो यह -1 से 1 होगा और तब परास क्या होगा, -π/2 से लेकर के π/2 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है। कॉस इनवर्स के लिए जब हम लिखेंगे तो कॉस इनवर्स के लिए भी हमारा प्रांत यही होगा -1 से 1 के बीच, और इसका जो परिसर होगा वह 0 से π के बीच में होगा। एक चीज़ हमने अभी बताया है कि जब साइन इनवर्स का मुख्य मान हमें लेना रहता है तो हम कोण लेते हैं -π/2 से π/2 के बीच में। जब कॉस इनवर्स दिया हो और उसका मुख्य मान कहे तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान हम कहाँ से कहाँ ढूंढेंगे, 0 से π के रेंज में हम ढूंढेंगे। यदि हमारा tan इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स, इसके लिए हमारा पूरा प्रांत R होगा और इसका जो परिसर होगा वह -π/2 से π/2 के बीच होगा। इसी तरह से हम कॉट इनवर्स के लिए भी लिख लें, कॉट इनवर्स के लिए R, ये हो जाएगा 0 से π। सेक के लिए हम लिख सकते हैं, सेक इनवर्स के लिए लिख सकते हैं, यह हमारा प्रांत होगा R में से -1 से +1 के बीच, जो घटा दो निकाल देते हैं, और इसका जो परिसर होगा वह 0 से π में से π/2 को, चूँकि π/2 पर सेक हमारा अनंत अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए हम π/2 को यहाँ से निकाल दिए थे। कोसेक के लिए हम इसी तरह से लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स का R -1 से +1 और यहाँ होगा -π/2 से π/2, और इसमें से हम माइनस कर दें 0, इसी को हम पलट दिए हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि इसके आधार पर हम कुछ मुख्य मानों को बता दें। चलो पहला क्वेश्चन देख लो, साइन इनवर्स 1/करणी में 2 का मुख्य मान निकालना है। साइन इनवर्स यदि इसको हम कोण इसका मान माने तो कितने अंश का मान साइन में 1/करणी में 2 होता है, π/4 45 का मान होता है। अब बस ये देखना है कि 45 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना तो हम कह देंगे इसका मुख्य मान हमारा हो जाएगा π/4, हो गया ना। अब इसको हम देखते हैं, कॉट इनवर्स है -1/करणी में 3, 1/करणी में 3 कितने अंश का मान होता है, कॉट में 1/करणी में 3 60 अंश का मान होता है, तो ये -60 हो गया। अब -60 कॉट के लिए होगा, -60 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है,
नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमें कॉट इनवर्स के लिए जो मान लेना है कोण का वह 0 से पाई के बीच में लेना है। ठीक, अब देखो इसको यदि हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा कॉट इनवर्स, जो इसका मान है वह आ रहा है हमारा कितना से जी, कॉट -π/3। लेकिन यह -π/3 इसमें शामिल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम π/3 नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, π-2π/3 करें। तो जब π-2π/3 करेंगे तो अब तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, लेकिन हमको तो ये निगेटिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, अब हो जाएगा ना। अब देखो कॉट ये यदि हम इसको माइनस बाहर ले लेते हैं भाई, कॉट के साथ माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाए बाहर निकल जाएगा। जब ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये होगा π-2π/3। कॉट 180 माइनस थीटा कितने किस चतुर्थांश में पहुंचा, दूसरे में। और कॉट दूसरे में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होगा तो एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, ये प्लस हो जाएगा, होगा ना। तब 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 2π/3। 2π/3 बताओ इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम कह देंगे कि जो कॉट इनवर्स -1/√3 है, इसका मुख्य मान होगा हमारा 2π/3, यह मुख्य मान होगा। देख लो, फिर आगे हम बता देते हैं, नहीं रहने दो, हल कर लो। अब आते हैं आगे, सेक इनवर्स करणी में 2। देखो सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस कितने अंश का मान होता है करणी में, 1/करणी में 2, 45 डिग्री का मान, तो यह सेक 45 का मान हो गया ना, सेक 45 का मान होगा। अब देखो कि 45 जो है सेक इनवर्स के इस रेंज में आता है कि नहीं आता है, देख लो 0 से पाई, इसमें केवल π/2 नहीं है, इसमें 45 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना, आएगा। तो इसका बस हो जाएगा मुख्य मान हमारा, इसका मुख्य मान हो जाएगा 45 या π/4, सिंपल सा। नहीं, ये रेडियन में लिखेंगे ना π/4, इसी रूप में लिखेंगे, इस रूप में मुख्य मान रहेगा, ठीक है। देखो अब आ जाओ, इसको अब तुम लोग हल करो, जैसे इसको हल किया गया वैसे इसको हल कर लेंगे। अंतर क्या होगा कि यहाँ π/3 था और यहाँ क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक। तो π/6 करके इसको हल कर लोगे। अब ये आते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं, कॉस इनवर्स माइनस करणी में 3/2, कितने अंश का मान, 30 अंश का मान, तो यह निगेटिव में 30 अंश होगा। यदि माइनस हम देखें तो निगेटिव में 30 अंश इस कॉस वाले में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमें 0 से पाई के बीच में लेना है, वो निगेटिव में तो हम ले नहीं पाएंगे। तो अब देखेंगे कि कॉस कितने अंश का मान, अब कॉस और किस में निगेटिव होता है, दूसरे में और तीसरे में निगेटिव होता है। अब दूसरे में देखो इसका मान कितने अंश होता है, कॉस माइनस करणी में 3/2, द्वितीय चतुर्थांश में मान देखना है, ये कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान। तो कॉस π-π/30 ना 6, ये जो मान है वह दूसरे चतुर्थांश में होगा, इसका मान हो जाएगा 5π/6। 5π/6 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा ना, तो इसका जो मुख्य मान होगा वह हो जाएगा 5π/6, ठीक है। इसको उतार लो, तो इसको बंद कर लो, मिटाएंगे ना तभी।
अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स माइनस करण में 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, इसका मान हमें बताना है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये tan इनवर्स माइनस करण में 3 है। tan इनवर्स का मुख्य मान हमारा मिलता है -π/2 से +π/2 के बीच में। यदि हम इसको देखें केवल, यह tan कितने अंश का मान होता है, π/3 होता है ना, तो यह हो जाएगा -π/3। अब -π/3 इसमें होगा कि नहीं होगा, ये देखना है कि -π/3 इसमें होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो ऐसे समझो, ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। यदि निगेटिव यहाँ पर डाल देते हो, अब क्या होगा, अब ये बड़ा हो जाएगा, अब ये हमारा छोटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे ऐसे समझो जी, ये tan हमारा है, tan निगेटिव है, तो निगेटिव हमारा tan होगा दूसरे में और चौथे में, होगा ना, दूसरे में और चौथे में। और जब हम चौथा में जाएंगे तब न इसमें पहुँचेंगे, क्योंकि हमें -π/2 से +π/2 के बीच का कोण लेना है। ठीक है जी, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा -π/3। ठीक, अब इसको देख लो, दूसरा देख लो। अब इसके बाद सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, 2 कितने अंश का मान होता है, नहीं, हाँ 60 ना, तो 60, तो ये -60 हो जाएगा, -π/3 होगा ना। अब ये सेक के लिए देख लो, -π/3 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो -π/3 इसमें नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मान हम देखेंगे अब इन चतुर्थांशों में, ये दूसरे में और तीसरे में। तीसरा वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि तीसरा वाला इसमें नहीं आएगा, तो हम किस में लेंगे, दूसरे में लेंगे। दूसरे के लिए π-π/6 नहीं 3 कर लेंगे। ये कितना मान आ गया जी, 2π/3, तो ये 2π/3 हो गया, -2π/3। तनी चालू कर लो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, ये केवल हमको मान निकालने के लिए दिया हुआ है, इसका मुख्य मान से कोई संबंध नहीं है। हमें मान लेना है जी केवल, इसमें कहीं मुख्य मान नहीं लिखा हुआ है, तो हमें केवल इसकी वैल्यू निकाल देनी है कि यह कितने अंश का मान है। जब हम tan को देखेंगे तो tan दूसरे में हमारा निगेटिव होता है, और दूसरे में यह 2π/3 का जो मान होगा वह -√3 होगा tan का, ये हो गया। और सेक का मान हमने निकाला ही है 2π/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा हमारा कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये चीज़ हमारा छूट रहा था। रुक चलो ये दो क्वेश्चन हल कर लेना। पहला है कि निम्न त्रिकोणमितीय जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला है कोसेक इनवर्स 2, दूसरा है कॉट इनवर्स करणी में 3, तीसरा है सेक इनवर्स 2/करणी में 3, चौथा है tan इनवर्स माइनस करणी में 3। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2, इनको प्लस करके इसका मान ज्ञात कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।